नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू सीसी ऑनलाइन लेक्चर्स। आज हम बात करेंगे क्राइम रिपोर्टिंग के बारे में। ये विधा क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें कैसे पारंगत हुआ जाए और किन बातों का ध्यान रखा जाए। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि क्राइम का मतलब क्या है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक क्राइम का मतलब है इट इज एन एक्शन और ओमिशन दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस दैट मे बी प्रोसिक्यूटेड बाय द स्टेट एंड इज पनिशेबल बाय लॉ। क्राइम के बारे में यह भी कहा जाता है दैट इट इज अ डेविएशन फ्रॉम एक्सेप्टेड पाथ। और तीसरी बात कि कुछ ऐसा जो एबनॉर्मल है या अनडिजायरेबल है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि किसी देश में कोई चीज जो क्राइम हो सकती है वो हो सकता है उस दूसरे देश में ना हो। तो क्राइम का काफी हद तक ताल्लुक उस राज्य या उस देश के नियम कानून से भी जुड़ा हुआ होता है। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दुनिया के हर हिस्से में हमेशा ही अपराध की श्रेणी में आई हैं और आएंगी। क्राइम की रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है? सबसे बड़ी बात ये कि अपराध के साथ रहस्य, रोमांच, डर और एक स्टोरी, एक कहानी जुड़ी है। क्राइम की कवरेज पाठक या दर्शक को उसकी शुरुआत, उसके होने वाले उस हिस्से को, अपराध के बाद क्या हुआ और पूरी प्रक्रिया कहाँ खत्म हुई, यहां तक अक्सर ले जाती है। यानी एक पूरी की पूरी कहानी पाठक या दर्शक के सामने आ जाती है। कई बार इसमें उत्सुकता की वजह डर भी होता है कि समाज में अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो कि अकल्पनीय है, गलत है, परेशान करने वाला है, तो कहीं वो हमारे साथ ना हो। कई बार अपराध की रिपोर्टिंग जागरूकता लाने का काम करती है और कई बार इससे जुड़े हुए मानवीय पक्ष भी लोगों को अपराध की रिपोर्टिंग को देखने के लिए मजबूर करते हैं, उससे जोड़ते हैं। क्राइम रिपोर्टिंग असल में जब से पत्रकारिता की शुरुआत हुई है तभी से किसी न किसी रूप में हमेशा शामिल रहा। प्रिंट मीडिया ने जगह की कमी होने के बावजूद लोकल क्राइम से लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्राइम तक अपनी जगह के मुताबिक उसे जगह दी। दूरदर्शन के आने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अपराध या फिर आतंकवाद कवर होने लगा। लेकिन निजी चैनलों के आने के बाद क्राइम रिपोर्टिंग ने एक नया चेहरा लिया। उसकी तस्वीर बदल गई, उसका आकार बदल गया। जैसे कि आपने देखा होगा कि क्राइम की कवरेज के साथ अब ड्रामेटाइजेशन भी होने लगा है। अपराध जब हुआ, जाहिर तौर पर पत्रकार तब वहां मौजूद नहीं था, वो अपराध के बाद पहुंचा है। पाठक या दर्शक को बताने के लिए कि अपराध कब, कहां, कैसे हुआ, कई बार अलग अलग पात्रों के जरिए ड्रामेटाइज करके संगीत के साथ, अलग अलग आवाजों के साथ उसे दर्शक तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसी तरह क्राइम रिपोर्टिंग के साथ ग्राफिक्स, एनिमेशन, इलस्ट्रेशन, अलग अलग तरह के साउंड्स और लाइव रिपोर्टिंग की प्रक्रिया और परंपरा भी शुरू हो गई। 90 के दशक के आसपास कई ऐसे क्राइम हुए, कई ऐसे अपराध हुए जिसकी वजह से दर्शकों ने क्राइम रिपोर्टिंग को एकाएक काफी देखना शुरू किया। इसी समय में फूलन देवी की हत्या हुई। इसी समय आपने उपहार सिनेमा की घटना के बारे में सुना होगा। इस कुछ समय पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। फिर तंदूर हत्याकांड, सुशील शर्मा का मामला, एक महिला पत्रकार शिवानी भटनागर की हत्या। ऐसे बहुत सारे मामले हुए जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर दर्शकों ने देखना चाहा और ये भी जानना चाहा कि इन अपराधों को अंत में कैसे किसी निर्णायक फैसले तक पहुंचाया जाता है। और कई मामलों में तो ऐसा भी हुआ कि पाठक और दर्शक उसकी न्यायिक प्रक्रिया को भी बड़े गौर से समझने और देखने लगा, क्योंकि उसकी उत्सुकता ये थी कि जिसने अपराध किया उसे आखिरकार क्या सजा मिली, कितनी सजा मिली। आपने देखा होगा हाल के समय में जब निर्भया का मामला हुआ, 2012 के रेप केस में फांसी 2020 में हुई, लेकिन इन 8 सालों में
इसकी कवरेज को बार बार किया गया ताकि दर्शक और पाठक के जहन में ये जो विभत्स घटना है उसकी याददाश्त लगातार बनी रही। फांसी की कवरेज होने तक अपराध पत्रकार ने अलग अलग पक्षों से बलात्कार की रिपोर्टिंग को किया। अब जरूरी है ये समझना कि अपराध की रिपोर्टिंग को करते हुए किन बातों की जानकारी होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि पत्रकार ये जाने कि क्राइम असल में किस विभाग के अंतर्गत आता है। भारत में और वैसे भी अपराध तो असल में पुलिस के पास है, लेकिन पुलिस हमारे यहाँ गृह मंत्रालय के अधीन आती है और गृह मंत्रालय के अलग अलग विभाग कौन से हैं, उन अलग अलग विभागों के काम क्या हैं, ये पत्रकार को पता होना चाहिए। इसी तरह से उसी के साथ एसोसिएटेड एजेंसीज कौन सी हैं, जैसे कि प्रोसिक्यूशन, जेल, केंद्रीय जेलें कितनी हैं, सब जेलें कितनी हैं, ये जेलें किस तरह काम करती हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी क्या सीमाएं हैं, इसके क्या नियम हैं और इसके क्या उद्देश्य हैं। विमेन कमीशन, महिला आयोग, ये किस तरह के अपराधों पर अपनी तवज्जो देती है। और अदालतें, कितनी तरह की अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट किस तरह की मामलों की सुनवाई कर रही है, निचली अदालतों में इन दिनों किस तरह के मामले ज़्यादा आ रहे हैं, कोई बड़ा मामला है उसकी सुनवाई, अगली सुनवाई कब होगी, उसमें क्या नतीजे आने की संभावनाएं हैं, ये सब पत्रकार की नज़र के सामने रहना चाहिए। इसी तरह पत्रकार को टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी पता हो, अपराध से जुड़े हुए अलग अलग टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, जैसे कि थेफ्ट और बर्गली में क्या फर्क है, डकैती और चोरी क्या फर्क है, सस्पेक्ट और कॉन्विक्ट, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी। अगर पत्रकार ने बिना समझ के इन शब्दों का हेरफेर कर दिया तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, इसलिए जरूरी है समझना। इसी तरह पत्रकार को फेक एनकाउंटर्स, कस्टडी डेथ्स, टेरर की रिपोर्टिंग, अपराध से जुड़े हुए किसी भी तरह का आतंकवाद, आतंकवादी संगठन, इन सब के बारे में भी जानकारी हो और समसामयिक घटनाओं से वो पूरी तरह से वाकिफ हो। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी बड़ी चीजें हो रही हैं, कौन से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, उसका देश पर क्या असर पड़ सकता है, अपराधों की में इस समय गिरावट है या वो बढ़ रहे हैं, किस तरह के अपराध कम हुए, किस तरह के अपराध ज्यादा हुए, किन अपराधों की रिपोर्टिंग अब भी नहीं होती, क्या एफआईआर समय पर दर्ज होती है। ऐसी बहुत सी बातें क्राइम रिपोर्टर की समझ के दायरे में जरूर होनी चाहिए। अब तक हमने बात की इसका इतिहास क्या है, क्राइम रिपोर्टिंग किस तरह से की जाती है और क्या उसके अलग अलग पक्ष हैं। अब हम बात करेंगे कि अलग अलग वर्गीकरण क्राइम रिपोर्टिंग का क्या है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्राइम। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इसमें कई तरह के अपराध हैं, मोलेस्टेशन, ईव टीजिंग, रेप, डाउरी डेथ्स, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस, डोमेस्टिक वायलेंस। फिर ऑर्गेनाइज क्राइम, इलीगल ड्रग्स, ड्रग ट्रेड, आर्म्स ट्रैफिकिंग, पोचिंग एंड वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम की बात तो इन दिनों बहुत हो रही है कि अगर किसी ने किसी के अकाउंट को हैक कर लिया, वो किस विभाग में जाएगा, पुलिस उसकी तफ्तीश कैसे करती है, क्या पुलिस पूरी तरह से इक्विप्ड है साइबर क्राइम को डील करने के लिए, ये भी क्राइम रिपोर्टिंग को रिपोर्टर को जानकारी होनी चाहिए। करप्शन और पुलिस का मिसकंडक्ट, पेटी क्राइम्स, छोटे छोटे अपराध होते हैं, पिक पॉकेटिंग जैसे अपराध, कास्ट रिलेटेड वायलेंस, रिलीजन रिलेटेड वायलेंस और किसी भी तरह का आतंकवाद से जुड़ी हुई सूचनाएं, ये सब क्राइम रिपोर्टिंग का हिस्सा हैं। अब ये बात कि इसके सोर्सेज कैसे विकसित किए जाएं। एक रात में सोर्सेज नहीं आते, कोशिश करनी होती है। शुरुआती दौर में क्राइम पत्रकार उन सोर्सेज पर ज्यादा निर्भर करता है जो सबके पास उपलब्ध हैं, जैसे कि न्यूज एजेंसीज, पीटीआई, यूएनआई, रॉयटर्स, वहां से जो सूचनाएं आ रही हैं, दूसरे टेलीविजन चैनल, अखबारों में आई खबर उसने पढ़ा, उसके बाद उसने उसको फॉलोअप के तौर पर कवर करना शुरू किया। लेकिन बहुत से और सोर्सेस हैं, जैसे कि लोकल पुलिस स्टेशन, पीसीआर वैन, फायर डिपार्टमेंट। आप अगर अपराध कवर करने गए हैं, उस जगह पर अगर विक्टिम है, दूसरा पक्ष के लोग हैं, उनसे बहुत कुछ पता लगता है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, बॉम्ब स्क्वाड, बहुत सारे ऐसे स्क्वाड जो अलग अलग विभागों को देखते हैं,
एक पत्रकार को इनके बारे में पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वो जान सके कि अच्छा, अगर आर्थिक मामले से जुड़ा हुआ कोई अपराध है तो उसे EOW इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में जाना है। उसे इससे क्राइम रिपोर्टिंग को ठीक से करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। इसी तरह से क्राइम और एक्सीडेंट रिलेटेड आंकड़े भी कई बार क्राइम रिपोर्टिंग में मदद करते हैं। किस तरह के एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, किस वर्ग के लोगों के ज़्यादा हो रहे हैं, किन इलाकों में ज़्यादा हो रहे हैं, क्या उनको उसकी वजह किसी तरह की लापरवाही है। इसी तरह से अस्पतालों में होने वाली किसी भी तरह की लापरवाही या मानवीय आधार की किसी तरह की स्टोरी जिसका क्राइम से ताल्लुक हो, किसी मामले में बहुत सालों बाद कोई फैसला आया हो, या फिर किसी मामले में कोई ऐसी जानकारी जो कि लोगों तक अभी तक अछूती हो, वो भी क्राइम रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट, सरकारी स्तर पर, लोकल स्तर पर किस तरह के फैसले लिए गए जो अपराध से जुड़े हो सकते हैं। और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो रिपोर्टर है वो अपने पास के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ वो रेगुलरली जाता हो, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स को वो पढ़े। MHA ने अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए, उनमें क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई रूलिंग है किसी तरह के अपराध को लेकर, उसमें क्या कहा गया, वो उससे ठीक से पढ़े। पुराने डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना, बैकग्राउंडर्स प्रिपेयर करना, फॉलोअप एक्सरसाइज करना। किसी क्राइम को कवर करने के बाद हो सकता है कि कुछ साल बाद फिर उसी से जुड़ा कोई मामला आए, तो उसके पास अपने नोट्स हमेशा तैयार होने चाहिए ताकि वह उन तक एक बार फिर से नजर डाल सके। इसी तरह उसे क्रिमिनल सिविल केसेस, इनमें क्या फ़र्क है, कौन से मामले इस समय लंबित हैं, कितने मामले अदालतों में लंबित हैं, क्यों हैं, कितने सालों से हमारे यहाँ जो भी जजेस की नियुक्ति है क्या वो एडिक्वेट है, क्या उसमें कमी है, न्यायिक प्रक्रिया को और सुचारू करने के लिए क्या हो सकता है, ये भी अपराध से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब ये ज़रूरी है कि आपने अपराध कवर कर लिया, आपके पास सोर्सेज हैं, खबर आपके पास आ गई, अब आप लिखें कैसे। सबसे पहली बात याद रखिए, इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल में लिखना है। जो बड़ी खबर है वो पहले आएगी, इंपॉर्टेंट बात पहले आएगी, जो कम इंपॉर्टेंट है वो उसके बाद, और एकदम गैर जरूरी बात एकदम नहीं आएगी। दूसरी बात, इलस्ट्रेशंस का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर हो। और तीसरी बात, खबर पूरी तरह से तथ्यपरक हो, जांची गई हो, सही हो, तार्किक हो, अनबायस्ड हो, निष्पक्ष हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्राइम रिपोर्टर ने किसी की तरफ पक्ष करते हुए जानबूझकर खबर को ऐसा कर दिया कि देखने वाले को लगे कि शायद यही एक सच है। इसी तरह कोई मामला अगर अदालत में है तो पत्रकार अपनी तरफ से भविष्यवाणी नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए कि ऐसा होगा या ऐसा होने जा रहा है। उसका काम है तब तक जो हुआ वो बताए। 5 Ws 1 H का वो ध्यान में रखे, ओपिनियन ना दे, अपना निजी राय वो ना रखे, वो बताए जो उसने देखा, जो दिख रहा है और जिसे बताया जाना जरूरी है और राष्ट्रीय हित में, सामाजिक हित में है। अब मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगी, कुछ और जरूरी बातें जिसकी तरफ क्राइम रिपोर्टर का ध्यान जाना चाहिए, खास तौर पे महिलाओं और बच्चों की रिपोर्टिंग के मामले में। कानून ये साफ तौर पर कहता है कि जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। निर्भया के मामले में आपने देखा कि 2012 से लेकर 2020 में फांसी होने तक निर्भया की असली पहचान लोगों के सामने नहीं लाई गई, उसकी असली तस्वीरें नहीं दिखाई गई, क्योंकि ये कानूनी तौर पर एकदम गलत है। इसी तरह से बच्चों की से जुड़े हुए अपराधों में बच्चों की तस्वीरें, उनके परिचय, उनके घर का पता, उनका घर, उनके माँ बाप, ये सब नहीं दिखाया जा सकता ताकि किसी को उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। इसके पीछे वजह ये है कि जिसके साथ अपराध हुआ उसके लिए आने वाला जीवन और कष्टकर ना हो, इसका ध्यान मीडिया को रखना है और ऐसा करना पूरी तरह से कानूनी अपराध है। इसी तरह से स्टोरी को कवर करते हुए एट्रीब्यूशन का भी ध्यान रखना होता है। आप जब खबर लिख रहे हैं ये ध्यान रखिए, अगर आपको किसी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने या डीसीपी ने, जॉइंट सीपी ने कोई बात बताई है और आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं तो जरूर एट्रीब्यूट करिए। इसी तरह फॉल्स कंक्लूजन पर मत जाइए, अपने आप कोई बात, मनगढ़ंत बात नहीं कहिए। खबर आपको नहीं मिल पाई इसलिए अपनी तरफ से कोई नई बात उसमें ऐसी ना जोड़ दीजिए जो पूरी तरह से गलत हो। और एक और जरूरी बात, बैकग्राउंडर। आप किसी खबर को लिख रहे हैं उसका बैकग्राउंड तो चेक कीजिए ही,
और वेरीफाई भी कीजिए। अगर किसी खबर को लेकर आप डाउट में हैं, या तो आप उसे ना कीजिए या फिर उसके वेरीफाई होने तक का इंतजार कीजिए। लेकिन इस हड़बड़ी में मत आइए कि बाकी टीवी चैनल्स ऐसा दिखा रहे हैं तो मैं भी क्यों ना जल्दी से दिखाऊं। क्राइम की रिपोर्टिंग जल्दी से नहीं, संयम के साथ की जाने की जरूरत होती है। और आखिरी बात जो आपसे शेयर करना चाहूंगी वो है मीडिया ट्रायल के बारे में, जिसे लेकर भारत की सरकार में तो खास तौर पर बहुत बार चिंताएं हो चुकी। अपनी तरफ से मीडिया ट्रायल कर देना जिससे कि खबर निष्पक्ष न रह पाए और उसका कानूनी प्रक्रिया पर भी असर पड़ने लगे, ये पूरी तरह से एक अक्षम्य अपराध है। भारत की सूचना और प्रसारण मंत्रालय को कम से कम 2-3 मामलों में सामने आकर कुछ चैनलों को ये निर्देश देने पड़े थे कि वो अपनी सीमा को अब लांघ रहे हैं और उन्हें उस सीमा को लांघने से बचना चाहिए। आरुषि तलवार मामले में खास तौर पर ऐसा ही हुआ था, जब सूचना और प्रसारण मंत्रालय को ये बहुत खुलकर कहना पड़ा था। इसलिए पत्रकार की ये जरूरी है कि वो निष्पक्ष पत्रकारिता के साथ साथ कुछ भी ऐसा ना करे जो कि अनएथिकल हो, जो कि पत्रकारिता के तयशुदा मापदंडों के खिलाफ हो और जिससे खबर की सत्यता पर कोई भी असर पड़ता हो। इसके साथ ही अपनी स्टोरी को करने के बाद ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है कि आप औरों की खबरों से भी अपनी लिखी हुई खबर का मूल्यांकन करें। उससे आपको बेहतर ढंग से सीखने का मौका मिलेगा और अपनी गलतियां भी कई बार पता लगेंगी। और आखिरी और ज़रूरी बात ये कि अपराध पत्रकार को खूब पढ़ना भी चाहिए। अपराध से जुड़ी हुई थियरीज क्या हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट क्या हैं, विदेशों में स्कॉलर्स ने क्या लिखा, भारत में स्कॉलर्स ने क्या लिखा, क्राइम के नए रंग कौन कौन से आए, कैसे उन विधाओं में परिवर्तन आया। मल्टीमीडिया के दौर में हम जब अलग अलग पक्षों को एक साथ जोड़कर क्राइम को कवर कर रहे हैं, हम प्रिंट के लिए भी लिख रहे हैं, टेलीविज़न के लिए भी लिख रहे हैं, हम उसे ऑनलाइन भी डाल रहे हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हम तकनीक के साथ भी चलें, तेज़ी के साथ भी चलें, लेकिन पूरी तरह से तथ्यपरक हों। और बाकी सोर्सेज पर हम जब उनसे हम बात भी करें तो हम उनकी विश्वसनीयता को भी ध्यान में रखें। अगर किसी सोर्स ने कहा कि उसकी आइडेंटिटी हमें रिवील नहीं करनी है तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम उस आइडेंटिटी को रिवील ना करें। लेकिन साथ ही ऐसी खबर हम कतई ना करें जो राष्ट्रहित में ना हो या सामाजिक हित में ना हो। एक और बात यह है कि अगर जो जर्नलिज्म के मापदंड हैं उससे परे हटकर पत्रकार कोई खबर करता है तो उस पर एक्शन भी हो सकता है। भारत में भी मीडिया रेगुलेटरी बॉडीज बहुत सक्रिय हैं और हम काफ़ी हद तक सेल्फ रेगुलेशन पर काम करते हैं, जो कि नेशनल ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन देखती है। और प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ये अधिकार है कि वो रिपोर्टिंग से जुड़े हुए जो शिकायतें हैं उस पर वो तवज्जो देती है। इसलिए ज़रूरी है कि पत्रकार इस बात का ध्यान रखे कितने सालों में अपराध को लेकर जो रिपोर्टिंग में जो भी प्रयोग हुए हैं एक तो उन्हें वो देखे, उन्हें समझे। और किताबों की दुनिया में पश्चिमी जो हमारे स्कॉलर्स हैं, भारत में स्कॉलर्स हैं, उन्होंने क्या लिखा, क्या बदलाव आया है मीडिया की रिपोर्टिंग में, क्राइम की रिपोर्टिंग में, और आने वाले समय में हम किन बदलावों को देख रहे हैं उसके अनुरूप भी वो अपने आप को ढालता जाए। क्योंकि ये हमें समझना होगा कि रिपोर्टिंग का दायरा लगातार बढ़ा है और तकनीकी विकास के साथ, तकनीकी तेज़ी के साथ भी पाठक और दर्शक को अब जो मिल रहा है वो पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा है। पाठक जल्दी कंज्यूम करना चाहता है, लेकिन साथ ही वो ये भी देखना चाहता है कि जो खबर उसे दे रहा है उसकी खुद की जो उसकी दी हुई खबर में कितनी तार्किकता है। आज की इस लेक्चर सीरीज़ में आपसे बात करने के लिए मैंने इस स्लाइड में जो आप कुछ एक सोर्सेज देख रहे हैं इनको भी मैंने कंसल्ट किया। आप भी कुछ एक ऐसी किताबें पढ़ सकते हैं और कुछ स्कॉलरली आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं जिससे क्राइम रिपोर्टिंग को लेकर आपकी जानकारी में इजाफा हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वार्ता आपको पसंद आई होगी और ये आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।